नमस्कार पंकज जी। हम शुरू करते हैं आपकी शुरुआत से जो बम्बई से बहुत दूर गोपालगंज के गांव में शुरू हुई। तो आप एक किसान परिवार से हैं। आपके पिताजी मेरे ख्याल से पंडित भी हैं। तो अगर आप कुछ अपने बचपन के बारे में बताएं और ये बताएं कि आपको एक्टिंग में मतलब इंटरेस्ट रुचि आपकी कैसे मतलब कैसे आप शुरू हुई? क्या कई लोगों का होता है कि फ़िल्में देखी बचपन में इसलिए आपकी क्या वैसे शुरू हुई या कोई आप नाटक में पार्ट लेते थे? तो थोड़ा अगर आप अपने बचपन के बारे में हमें बताएँ? जी, जी। शुक्रिया शुक्रिया देवरानी और शुभ्रा मैम और पूजा। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अभी देख रहे हैं, मैं बहुत सारे चेहरे देख भी पा रहा हूँ। सबको मेरा नमस्ते, गुड इवनिंग और आप शुभकामनाएँ। मुझे मेरी जर्नी बतानी है, तो जर्नी यस मैं गाँव में एक गोपालगंज एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, बहुत ही इंटीरियर पार्ट है। वहाँ गाँव में रहता था। मैं अभी लौटा हूँ 2-3 दिन पहले वहाँ से गाँव गया था। ये 8-9 महीने बाद गया था इस बार। हाँ, मैं गाँव में मेरे गाँव में नाटक की एक परंपरा थी जो अब नहीं है, फिलहाल बंद है वो। एक त्योहार होता है छठ, उसके बाद थिएटर नाटक करते थे। उस नाटक में मैं भी भाग लेता था। तो यही वहाँ मैं करता था, 1-2 किया। और मेरे बाबूजी प्रीस्ट हैं, पूजा करते हैं, तो लकीली मुझे याद है एक मेरे घर से 10-12 किलोमीटर दूर एक बाजार है, बरौली करके बाजार, जो हमारा तहसील ब्लॉक। वहाँ बसंत टॉकीज नामक एक थिएटर का पूजा करना था, उसका वो था ओपनिंग था उस थिएटर का, बसंत टॉकीज। एक कोई बच्चा बाबू थे, उनका थिएटर था, तो बाबूजी गए थे पूजा कराने और मुझे ले गए कि चलो आज सिनेमा हॉल का उद्घाटन है, तो तुम भी सिनेमा देख लेना अंदर से। तो उसके पहले हम बाहर से देखे थे कभी कभार आते जाते कि ये सिनेमा हॉल है। हमें सिनेमा हॉल में और कोल्ड स्टोरेज में बहुत अंतर नहीं मालूम पड़ता था, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज की दीवार भी बाहर से प्लास्टर नहीं होती थी, सिनेमा हॉल की भी नहीं होती थी, और वैसे ही एक बड़ा सा ऐसा स्ट्रक्चर। बट अंतर मालूम होता था, सिनेमा के बाहर पोस्टर्स होर्डिंग्स लगे होते थे, फिल्मों के कलरफुल पोस्टर्स, और कोल्ड स्टोरेज में पोस्टर नहीं होते थे। खैर, तो मैं उस पूजा में गया था पहली बार, थिएटर अंदर से देखा, बसंत टॉकीज, बरौली मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर होगा। और उस वक्त मुझे कहाँ पता था कि मैं खुद एक दिन इसी सिनेमा का हिस्सा बनूंगा और फिल्में करूंगा। और खैर, मुंबई आने के पहले अब वो गांव से जर्नी शुरू होती है, पटना आता हूँ, थिएटर करता हूँ, और काफी कुछ थिएटर करने के बाद फिर पता चलता है कि एक्टिंग सीखनी पड़ेगी। उतने सुविधा नहीं थे, और तब गूगल वूगल इंटरनेट भी नहीं था। तो पता चला कि यार सीख न पैसे थे मेरे पास कि सीख पाऊं, तो मालूम चला नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक संस्था है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो वहां मुफ्त में सिखाई जाती है एक्टिंग, उल्टे पैसे मिलते हैं एक्टिंग सीखने के। तो वहां जाने का क्या तरीका है, तो मालूम चला ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, और मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई छोड़ चुका था। मैं वापस गया और ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया हिंदी लिटरेचर से, एंड फिर एनएसडी की तैयारी शुरू कर दी। फिर ड्रामा स्कूल गया, और ड्रामा स्कूल जाके और सरकारी सुविधाओं से एक्टिंग की ट्रेनिंग ली, और टैक्स पेयर के पैसों से एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। मैं कई बार बोलता भी हूँ कि अगर मैं खराब एक्टिंग करूंगा तो देश का नुकसान है, क्योंकि मैं देश के पैसे से एक्टिंग सीखा हूँ। बस, और उसके बाद मुंबई आ गया 2004 में, घूमते घूमते घामते, क्योंकि हिंदी थिएटर बहुत मुश्किल है, हिंदी थिएटर में सरवाइव कर पाना एक अभिनेता के लिए। सो हिंदी थिएटर और हिंदी पत्रकारिता दोनों मुश्किल काम है। मैं वैसे एक इंग्लिश न्यूज़पेपर के कार्यक्रम में बोल रहा हूँ। बस करेक्ट, कहाँ सोचा था कभी, मतलब इतना कुछ होगा, पता नहीं कैसे हो गया, मुझे भी नहीं मालूम। जी सॉरी। कभी आपने टेलीविजन करने की सोची, या कभी सोचा कि थिएटर के बाद वैसे एक रास्ता होता है, टीवी से होता हुआ निकलता है, कई लोग करते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकलकर थिएटर के, फिर टेलीविजन, उसके बाद फिल्म, तो आप सीधा फिल्म में आ गए? नहीं, मैं टीवी में ही गया था। आने के पहले फिल्मों का मौका नहीं मिलता था।
मुझे याद है आज ही कोई मेरे एक दोस्त हैं, वो भी जर्नलिस्ट है रांची में, रवि प्रकाश, तो उन्होंने लिखा था कि यार अब आपसे मिलने मुंबई नहीं आना पड़ेगा। कल कल मैं कागज का ट्रेलर देख रहा था, फिर टीवी पे गुंजन सक्सेना आ गई, देखने लगा। सो कुछ तो बोला कि 8 घंटे में 3 बार देख लिया मुझे, उन्होंने ऐसा लिखा था कि 8 घंटे में। सो मैं सोच रहा था बैठे बैठे कि यार तब तो 8 साल तक पता ही नहीं था मुंबई में फिल्में बनती किधर हैं। और अभी स्थिति ये है कि हर 8वें दिन मुझे एक नई फिल्म का ऑफर आता है कि भाई आप हमारी फिल्म कर दो। तो मैं टीवी किया, ऑफ कोर्स शुरुआत में तो पता नहीं था फिल्में बनती कहाँ है, कैसे बनती हैं, मालूम ही नहीं होता था हमें। सो मैं टीवी किया और डेली सोप किया। मुझे लगता है 3 किया हूँ मैं, बाहुबली, गुलाल और सरोजनी करके एक, और काफी टीवी किया हूँ। इनफैक्ट मैं 500 एपिसोड किया हूँ टीवी का। बट लकीली मेरे कोई भी शो उतने बड़े हिट नहीं हुए, इसलिए लोगों ने देखा नहीं है। तो हाँ, ये तो मतलब आप छुप के निकल गए टेलीविजन हाँ से। हाँ हाँ। ऐसा ही है। तो हाँ। आखिरी शो जब मैं कर रहा था उस वक्त मैं बहुत परेशान हो गया था। मतलब वो बड़ा रिपीटेटिव काम लगता है टीवी करना, क्योंकि रोज एक सेट पे जाना, वही लोग, ऑलमोस्ट वही कहानी। तो तो मैं ऊब गया था। तो इस बीच न्यूटन का के स्क्रिप्ट मिली, अमित मसूरकर ने स्क्रिप्ट भेजा न्यूटन का, मैं पढ़ा। उनको बोल दिया था प्रोड्यूसर को कि मैं अब नहीं करूंगा, और न्यूटन स्क्रिप्ट आते ही मैं निकल गया न्यूटन करने, और उसके बाद से निकला ही रह गया, उसके बाद दोबारा नहीं गया। बट यस, वो भी बहुत बहुत ही पावरफुल मीडियम है टीवी। बतौर मीडियम उसकी ताकत मुझे मालूम है। बट मैं किया, बहुत किया। पंकज जी, जो भी बाहर से आता है, बम्बई से बाहर से आउटसाइडर, उनके पूरे झोले भर की कहानियां होती हैं अपने संघर्ष की, अपनी स्ट्रगल्स की। तो आपके साथ भी कुछ क्या ऐसा रहा, या आपको शुरू से थोड़ा थोड़ा काम मिलता रहा, या मैंने बीच में सुना आप राम गोपाल वर्मा जी से भी मिले और फिर वो भी बात आगे नहीं बढ़ी। तो अगर आप थोड़ा अपने बॉम्बे डेज के बारे में बताएं, शुरू के। यस, मुझे कहने के लिए मेरे पास बहुत कोई दुख भरी कहानी मुंबई में है नहीं, क्योंकि मैं एक बहुत ही क्या बोलते हैं, गुणवान और रूपवान लड़की से प्रेम कर लिया था। और वो गुणवान लड़की वो नौकरी करती थी, वो उतना कमा ले, उनका सैलरी मिल जाता था जितनी में हमारी जिंदगी आसानी से चल जाए। सो मृदुला नाम है उनका, और वो टीचर थी, मुंबई में पढ़ाती थी। और यस, अभी टीचर का जॉब उन्होंने अपनी इच्छा से छोड़ी है, मैंने नहीं छोड़वाई है, क्योंकि बहुत लोग ये हो जाते हैं। तो अब वो अपने मन का करती हैं जो वो करना चाहती थी। सो खैर, तो मुझे मेरे पास वैसे दुख भरे कुछ नहीं है। हाँ, वो आउटर लड़ाई से ज्यादा लड़ाई इनर लड़ाई होती है। इनर स्ट्रगल बहुत बड़ा होता है कि अनिश्चितता अनिश्चितता, मतलब आपको मालूम नहीं कब मौके मिलेंगे, कितना वक्त लगेगा। सो आप बिल्कुल अनश्योर हैं कि क्या होगा। लगातार रोज मैं दफ्तर जाता था ऑडिशन के लिए, या जहां जहां ऑडिशन होते हैं उनकी जगह पे, रोज लौट के घर आ जाना। तो वो थोड़ी अनिश्चितता होती है। वो लड़ाई मोरलेस ज्यादा इंटरनल होती है, एक्सटर्नल कम होती है। तो वो थी, मेरे संग भी थी। बट हो गया, हो गया। क्योंकि वो खाली वक्त जो था ना मेरे पास, इसलिए वो किससे नहीं है कि सच में वाइफ का बहुत बड़ा सपोर्ट था। और मेरे लिए भी वो खाली वक्त सिर्फ खाली वक्त नहीं था। मैं दरअसल अपनी क्राफ्ट पे काम कर रहा था, मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। मुझे मालूम है कि धावक जो होता है या स्पोर्ट्समैन होता है, उसको जिस दिन परफॉर्म करना है वो दिन एक दिन आता है साल में, जिस दिन उसका मीट होता है, जिस दिन गेम होता है, या नेशनल मीट या ओलंपिक होता है। बाकी वो पूरी साल तैयारी करता है उस एक दिन का, जिस दिन उसको परफॉर्म करना है। तो बतौर एक्टर वो 8 साल मेरे प्रिपरेशन के डेज थे, मैं तैयारी कर रहा था कि जब समय, यही कारण है कि पिछले 3 सालों से मैं साल में 9-9, 8-8 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, और अभी तक खुल के मेरी कमियां सामने नहीं आई हैं, क्योंकि तैयारी ठीक ठाक थी। अब मैं आई नो, मैं भी एक्टर हूं, मेरे भी लिमिटेशंस हैं, मेरी कमियां आएंगी थोड़े दिन में सामने, या कुछ लोगों को अभी भी दिखती होंगी। मुझे तो दिखती हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कहाँ कहाँ प्रॉब्लम में हूं।
खैर, मेरी एक और प्रॉब्लम है, बता दूं दिव्यानी जी, सुब्रा जी को पता भी है शायद, कि मैं बात बीच बीच में बोलते बोलते थोड़ा भूल जाता हूँ कि आपका सवाल क्या था, तो मैं कुछ और भी आंसर देने लगता हूँ। तो आप लोग प्लीज मुझे इंटरप्ट करके वापस पॉइंट पे ला सकती हैं। नहीं नहीं, हम ही ना भूल जाए, आप भूल जाए कुछ नहीं होता, हम ना भूलें। शुभ्रा मैं एक चीज पूछना चाह रही थी कि आपने जो 8 साल की जो अपनी प्रिपरेशन की बात करी, एन एक्टर प्रिपेयर्स, तो बहुत बहुत उसको एक होनिंग, जो भी मतलब जब भी आप स्टेज पर जाते हैं तो परफॉर्मेंस खुद भी एक जो बेहतरीन एक्टर होते हैं वो अपने से दूर खड़े होके अपने को देख सकते हैं। यू कैन ऑब्जर्व योर सेल्फ, राइट, एंड यू कैन सी कि हमने क्या किया। लेकिन कभी ऐसा आपको नहीं लगा एक हताशपन की, मतलब आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं ये बॉम्बे मेरे लिए जगह नहीं सही है, मैं वापस चला जाऊं? कभी ऐसा तो नहीं हुआ आपके साथ? हमेशा ऐसा लगा कि नहीं अगले दिन कुछ ना कुछ आ जाएगा काम का? हाँ हाँ मैम, मुझे कभी नहीं लगा, मुझे कभी नहीं लगा, क्योंकि इसलिए नहीं लगा ना कि शायद मैं ये तय करके नहीं आया था कि मुंबई में मुझे हीरो बनना है, मुझे लॉन्च होना है। मुझे हिंदी थिएटर में उतने पैसे और सर्वाइवल मुश्किल थी, तो मैं सर्वाइवल के लिए आया था कि यार एक्टिंग अपना पैशन है तो इसी से घर चल जाए, और मेरी जरूरतें बड़ी सीमित थी। मुझे मुझे तब भी मैं कई लोगों के ड्रीम कार होती है कि उनका एक ड्रीम कार होता है, मेरा कोई ड्रीम कार नहीं था कि मैं ये कार खरीदूंगा, या मेरा कोई ड्रीम रोल आप पूछेंगे तो मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, कोई है ही नहीं। सो मैं सिर्फ अभिनय से जीवित, मतलब सरवाइव करने और मेरा घर गृहस्थी चल जाए, बीवी बच्चों को जो बेसिक जरूरतें पूरी हो जाए। कि हमारी लड़ाई तो थी डॉक्टर बनने की, चाहे हमारे यहाँ लड़ाई होती है रेलवे में नौकरी ज्वाइन करने की। एंड आई नो कि रेलवे की नौकरी क्या है, मतलब 50-60 हजार रुपए क्लर्क, पता नहीं, मैं ज्वाइन करूंगा और लाख रुपए महीने, 1.5 लाख रुपए महीने में रिटायर कर जाऊंगा, थोड़े पीएफ मिलेंगे, पेंशन तो अभी शायद नहीं है। तो मेरी जरूरतें बहुत कम थी, और शायद मैं सोचता हूँ अब, तब आपने सवाल पूछा, मैं सोच रहा हूँ तो मैं एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ कि शायद इसलिए मैं कभी हताश नहीं हुआ। मुझे पता था कि जिस दिन भी मौके मिलेंगे मैं ठीक ठाक कर लूंगा, और ना ही मुझे कुछ बहुत बड़ा बनना था। कि क्या होता है ना, अरे कहाँ बोल रहा था मैं, कि कल किसी ने बात कही, कागज एक फिल्म आ रही है जिसमें लीड रोल में हूँ, तो आप लीड रोल करना नहीं चाहते थे, ये नहीं थे उसके लिए। मैं बोला मैं चाहत जरूर थी, बेचैन नहीं था। मैं अपनी जिंदगी में बेहतरी चाहता था कि मैं जहां हूं उससे कल मेरा बेहतर हो, तो चाहत थी, बेचैनी नहीं थी कि इसके लिए मैं कुछ भी करके कल मुझे आज से बेहतर होना है। नहीं जी, सुकून खो के बेहतर नहीं होना है। सुकून, इत्मीनान बहुत जरूरी है। एक फिल्म में क्या है ना, हम बेवजह की भाग दौड़ में लगे रहते हैं, मैं भी लगा हुआ था बहुत चीजों की भाग दौड़ में। जैसे जैसे जीवन को मैं समझता हूं तो मुझे लगता है कि कोई मतलब है नहीं। माँ बाबूजी की जिंदगी ज्यादा बेहतर थी, बहुत ही सिंपल साधारण माहौल में रहते थे, आज भी वहीं रहते हैं। मैं अभी मिल के आया हूँ, 7-8 बजे नहीं कि रात का डिनर हो गया, सो गए खा पी के। खैर, सो यही था। हाँ पंकज जी, मैं आपसे बल्कि पूछने वाली थी, आपकी अभिनय में भी एक सरलता है, एक इत्मीनान से है, और हम एज अ ऑडियंस, एज अ दर्शक भी आपको बिल्कुल इत्मीनान से देखना चाहते हैं। तो जैसे आपने कहा आप सुकून पसंद हैं, पर आप एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं और ऐसे शहर में हैं जिसकी रफ्तार अपनी ही है, रफ्तार है, अपनी इनसिक्योरिटीज है। तो आप कैसे बैलेंस करने में आपको थोड़ी, कभी आजकल स्पेशली जब आपकी इतनी मतलब आप इतने ज्यादा और बिजी हो गए हैं, तो थोड़ा क्या ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है? आप कैसे बैलेंस करते हैं ये दोनों चीजें, आप सुकून और एक वो रफ्तार को? आप नहीं कर लेते हैं, क्योंकि क्योंकि रफ्तार जो है ना वो बाहरी प्रोसेस है, बाहरी प्रक्रिया है रफ्तार, जो बेसिकली अंदर से ही आती है। तो पहिया जो घूमता है ना, तो उसके लिए पहिया से ज्यादा काम इंजन का होता है, इंजन कर रहा होता है, तभी पहिया भागता है। दिखता हमें पहिया है, बट चलता दरअसल इंजन है। तो मैं अपने इंजन को अपने कंट्रोल में रखता हूँ। तो पहिया ठीक है, पहिया भागते दिख रहा है, बट मैं इंजन मेरे काबू में है। यस, थोड़ी थोड़ी होती है,
बट मैं वही है कि मैं कई बार बोलता हूँ नहीं भाई मेरे बस अब इतना मैं कर रहा था। इनफैक्ट लास्ट का 1 ईयर अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो मैं शायद बहुत बुरी तरीके से बीमार हो गया होता, क्योंकि मैं ओवरनाइट एक फ्लाइट से दूसरी जगह जाता था, दूसरी शूटिंग शुरू। तो ये लॉकडाउन के छुट्टियों में मुझे रियलाइज हुआ कि मैं क्यों इतना काम कर रहा था, थोड़ा रुक जाओ। वही है कि मेरा इंजन मेरे कंट्रोल में है। जी। तो ये कंट्रोल करते कैसे हैं आप? योगा करते हैं या मेडिटेट करते हैं या अपने अंदर अंदर कैसे जाते हैं? अपने को स्थिर कैसे करते हैं? पता नहीं, इसके लिए कोई मैं प्रयास नहीं करता हूँ इसके लिए अलग से कुछ। आई थिंक किताबें पढ़ता हूँ, ऐसे लोगों से मिलता हूँ, और मुझे नेचर से बहुत जुड़ाव है। पता नहीं, मैं आप बोल रही हैं तो मुझे भी नहीं मालूम मैं कैसे करता हूँ। पता नहीं कैसे कैसे करता हूँ, नहीं मालूम मुझे। सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ठीक ठीक वो कुछ करने की जरूरत नहीं है मैम। जो सबसे कठिन यात्रा है ना, जो सबसे टफ जर्नी है ना, वो दरअसल हमारे भीतर जाने तक की है। और हम लोग बाहर की जर्नी कर लेते हैं, वो दुनिया घूम आते हैं, लेकिन अपने भीतर नहीं घूम पाते हैं। और मैं अपने भीतर रोज घूमते रहता हूँ। अब उसके लिए पता नहीं, वो प्रोसेस मुझे भी नहीं मालूम है कैसे भीतर घूमना होता है। और मैं ऐसे आजकल ऐसे स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक बातें करता हूँ, दरअसल मैं हूँ बहुत नॉनसेंस आदमी। तो मैं किरदारों में कई बार मैं नॉनसेंस लाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि नॉनसेंस जो है वो बड़ा इंटरटेनिंग होता है, बड़ा रोचक होता है। सेंस जो है वो अच्छे बुरे का ख्याल दे देता है। बट खैर, तो यही है। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस के पाठक जो हैं, रीडर्स हैं, बड़े गंभीर लोग होते हैं। मैं भी थोड़ा चिंतित हूँ कि मैं कितनी गंभीर बातें करूँ और कितनी मैं जानता हूँ, मतलब इंडियन एक्सप्रेस के पाठकों को मैं पढ़ता हूँ खुद, तो मैं इसलिए थोड़ा गंभीर हो रहा हूँ। नहीं पंकज जी, वो भी पहिए की तरह ही है, वो आपको दिख रहा है पर अंदर कुछ और है। हम लोग, तो आप प्लीज हम लोग ऐसे जो दिखते हैं सीरियस लोग नहीं हैं। तो आप मतलब आप भी अपनी सीरियसनेस को थोड़ी देर के लिए उसको आप ताक पर रख सकते हैं, चाहे तो दोनों चीज कर सकते हैं। मेरी इस बात से मैंने देखा बहुत सारे गंभीर चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई। मैं उसी के लिए बोला था, क्योंकि लोग बहुत सीरियसली सुन रहे थे कि आदमी कुछ बड़ा बोलने वाला है। मेरे पास कुछ बड़ा बोलने के लिए नहीं है। नहीं, आपने हमें बताया, प्रॉमिस किया था ना कि आप बस हम प्रवचन करेंगे। हमने कहा हम तो सुनने वाले हैं, अब आप सुनाएंगे। तो देवयानी के पास एक एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था आपके लिए। देवयानी, यू वांटेड टू आस्क समथिंग अबाउट स्टूडेंट। पंकज जी, मैंने कहीं पढ़ा था कि जब आप शायद पटना में कॉलेज में थे, तो आप छात्र राजनीति, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए थे। तो आप कुछ उसके बारे में, क्योंकि मैंने बस ऐसे ही कहीं सरसरा सा पढ़ा था, तो अगर आप थोड़ा उसके बारे में बताएं तो। बिहार राजनीतिक रूप से बहुत ही एक्टिव स्टेट है हमारा राज्य। मैं छात्र जीवन में राजनीति में था। वहाँ काफी एक्टिव स्टूडेंट यूनियन होते हैं, और ऑलमोस्ट सारी पॉलिटिकल पार्टियों के अपने अपने स्टूडेंट विंग्स बिहार में मौजूद हैं। मैं भी था उसमें, क्योंकि पटना गांव से आया था, तो मुझे कुछ तो रूटीन से अलग करना था। तो ये तय था कि रूटीन से अलग कुछ करना है, लेकिन क्या करना है ये मालूम नहीं था। मुझे याद है, मैं 10वीं क्लास में अखबारों में एक टुडे इन टाउन करके छोटा सा कॉलम आता है हिंदी में, नगर में आज, या टुडे इन टाउन इंग्लिश में। तो मैं नगर में आज पढ़ता था। मुझे याद है स्पीक मैके का प्रोग्राम था पटना में। बिस्मिल्लाह खान साहब शहनाई बजाने आते थे। मैं 21 साल का लड़का, जिसको क्लासिकल संगीत से कोई लेना देना नहीं, और साधारण एकदम गांव का आया लड़का, कॉटन का पैंट और शर्ट बुशर्ट पहन के और एक गमछा लपेटे हुए, मैं साइकिल लिया और वो शहनाई वादन में पहुंच गया, मगध महिला कॉलेज पटना। साइकिल लगा के गया, वो फ्री था, एंट्री में पहुंच गया। मैं जाके बैठ गया अगले लाइन में ही, थोड़ा पहले पहुंच गया था। मैं देख रहा हूँ मेरे आसपास बड़े ही अच्छे खासे समझ वाले लोग, बढ़िया कपड़े पहने लोग बैठे हैं, वो भी मुझे देख रहे हैं। उनको इस बात की खुशी हो रही है कि यार इतना 21 साल के नौजवान लड़के में इतनी संगीत के प्रति प्रेम है, क्या बात है, घंटा प्रेम है। मैं तो बस टुडे इन टाउन देख के निकल गया था, क्योंकि मुझे कुछ करना था, कुछ अलग करना था।
सॉरी मैं घंटा शब्द का इस्तेमाल किया। घंटा मतलब तात्पर्य ये है कि कुछ करना था। तो जब आप नौजवान होते हैं ना और आप ये तय करते हैं कि मुझे रूटीन से अलग कुछ करना है, तो आप बहुत कुछ करते हैं, खोजते हैं। तो उसमें छात्र राजनीति आ गई, उसमें अचानक क्लासिकल, जितने क्लासिकल कॉन्सर्ट होते थे पटना में, सिंगिंग के, डांस के, सब में पहुंच जाता था। समझ कुछ आए ना आए, बैठ के देखता था 2 घंटे। और मैं बिहेव करता था जैसे मेरे बाजू वाला बिहेव कर रहा है ना, कि इसको बहुत मजा आ रहा है, तो मैं उसको देखा और मैं भी लगा सर घुमाने। वाह क्या बात है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है बट मैं सर घुमा रहा हूं उनकी तरह। खैर, तो उसी ललक में मैं बहुत कुछ किया। उसी में पता चला, होटल की ट्रेनिंग कर ली, होटल की नौकरी भी हो गई। थोड़े दिन जूते पे बेच आए, थोड़े दिन एक दो लैंड का टुकड़ा मिल गया था, उसको बेचना था। सो एक ब्रोकर मिल गए, बोले यार इसको बिकवा दो। तो मैं वो भी ट्राई, कई लोगों को बेचना चाहा बट वो लैंड बिका नहीं। तो वो आप बहुत कुछ करना चाहते हैं। उस प्रोसेस में छात्र यूनियन भी था। और वैसे ही मैं पहले बोला कि हमारा स्टेट थोड़ा जागरूक है, तो मैं गया, मैं किया। ऑलमोस्ट 1-1.5 साल में बड़ा गंभीरता से था। फिर नाटक दिखा, और नाटक देखते ही लक्ष्मी नारायण लाल का प्ले था अंधा कुआं पटना में, एक एक्ट्रेस है प्रणीता जायसवाल, उनको देखा परफॉर्म करते हुए और मैं रोने लगा थिएटर में। और इस बार मैं झूठ बाजू वाले को देख के नहीं रो रहा था, इस बार अंदर से रो रहा था खुद। इसके पहले मैं लोगों को देख के करता था कि अच्छा इनको हो रहा है तो मुझे भी ऐसा बिहेव करना चाहिए। और रोया, और मुझे लगा कि यार ये देखने के बाद कि यार ये इतना स्ट्रॉन्ग मीडियम है परफॉर्मिंग आर्ट की, मुझे तो रोना आ गया। और उसके बाद मैं लगातार थिएटर देखने लगा, लगातार 1 साल। अब नगर में आज मैं थिएटर, वही नगर के आज के थ्रू ही थिएटर पहुंचा था। एंड देखते देखते मुझे लगा कि यार ये काम करना चाहिए, बहुत पावरफुल मीडियम है ये। और ये काम अगर करने का मौका मिले, जो मैं चाहता था रूटीन से अलग, ये शायद ये है रूटीन से अलग, इसी को करना है। एंड फिर वहां से थिएटर की जर्नी शुरू हो गई। सब कुछ छूट गया, छात्र राजनीति, होटल। और ऑलमोस्ट 3-4-5 साल तो मैं 24/7 थिएटर वर्कर था, रंगकर्मी था, पटना करता था। एक गांधी मैदान करके वहाँ मैदान है, सो वहाँ ऑलमोस्ट एवरी डे हम लोग जाके स्ट्रीट प्ले करते थे। अगर कोई प्रोसेनियम थिएटर हमारा रेडी नहीं है तो परसाई की कोई कहानी, रेणु जी की कहानी, किसी भी राइटर की, हिंदी राइटर की कोई कहानी उठा के, और हम 5 दिन में रिहर्स करके स्ट्रीट प्ले मैदान में जाके एक नाटक किए। और लोगों को बोले पैसे दे दो, तो 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए करके हमें 50-100 रुपए मिल जाते थे। बस वो चाय उसकी पी ली, समोसा खा लिया, पूरा एक्टर लोग वापस कल फिर आएंगे। तो वो मुझे याद है, वो गांधी मैदान पटना का बहुत बड़ा मैदान है, बिल्कुल सिटी के केंद्र में है। और हर वक्त उस मैदान में 5 से 6 हजार लोग होते हैं। और बहुत किस्म किस्म के सामान बेचने वाले होते हैं वहां पे। वहां पे जादू दिखाने वाले होते हैं, तमाशा वाले होते हैं, बंदर खेल दिखाने वाले होते हैं। वहाँ चनाजोर, गरम भूजा, बिस्किट। वहाँ वो सेक्स क्लिनिक वाले लोग होते हैं, वहाँ हकीम होते हैं। सो हम लोग नाटक करने जाते थे तो धीरे धीरे सब जान गए थे हमें। तो हमें बोलते थे आप रुक जाओ, मेरा अभी दुकान लगेगा, मैं अपना खत्म कर लूंगा, 45 मिनट बाद तुम लोग शुरू करना। सो हम बैठे हुए हैं, वो बंदर वाले की बारी है कि यार इसका शो हो जाए, उसके बाद हम अपना शुरू करेंगे। तो खैर, तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि नेता बने, अभिनेता की तरफ जाते हुए कभी नहीं सोचा? अब पहले नहीं, पहले नेता बनना सोचा था ना। फिर लगा कि मैं जो डिफरेंट करना चाहता हूँ वो डिफरेंट ये नहीं है, वो डिफरेंट कुछ और है, इसलिए तो इधर आया। तो जो आपका जो 1.5 साल का अनुभव रहा, उससे एक तो उससे पॉलिटिकल एक होता है ना कि रग रग में होता है कि भाई हम पहचान लेते हैं कि हवा किस तरह बह रही है, क्या रुख है, क्या हो रहा है अपने आसपास। क्योंकि मेरे ख्याल से आप उन एक्टर्स में हैं जो अपने आसपास का जो भी कुछ हो रहा है उसके बिल्कुल प्रति, उसके मतलब सब आपको पता होता है कि देश में क्या हो रहा है। आपके हिसाब से कितना जरूरी है उस चीज को जानना एक्टिंग के लिए? बहुत जरूरी भी है और बहुत जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। दो चीजें होती हैं, एक होता है कमर्शियल एक्टर होना और एक होता है
कमर्शियल एक्टर के संग दूसरा होता है एक्टिविस्ट एक्टर होना, कि आप एक्टर भी हैं लेकिन आप एक्टिविस्ट भी हैं या आप विचारक भी हैं। चूंकि मैं, और दोनों सही है, दोनों उचित है। बहुत ऐसे अभिनेता होंगे जो पॉलिटिकली या जो सोशली बहुत अवेयर नहीं होंगे, लेकिन उनकी क्राफ्ट बहुत कमाल की होगी, बहुत ब्रिलियंट एक्टर हो सकते हैं। मुझे लगता है जरूरी नहीं है कि बहुत ब्रिलियंट कलाकार होने के लिए आप पॉलिटिकली बहुत ज्यादा अवेयर हो। बट यस, वो मुश्किल काम है, चूंकि हम लोग आदमी हैं, हमारा दिमाग ऊपर है, स्पाइन के सबसे टॉप पार्ट पे हमारा दिमाग आता है। तो बड़ा मुश्किल है कि कोई अभिनेता बिना विचार के अभिनेता बन जाए। तो यस, दोनों कंडीशन, दोनों हालात सही हैं। कि आप जानकार हैं तो अच्छी बात है, हो सकता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी कहानियों को आप बहुत प्रासंगिक, बहुत कॉन्टेम्पररी रखेंगे। और आप अवेयर नहीं है लेकिन आपकी राइटिंग बहुत अच्छी आपको मिल गई है, आपका राइटर अवेयर है और एक्टर अवेयर नहीं है, तो भी काम हो सकता है। बट ये कोई पैरामीटर मेरे लिए नहीं है, दोनों स्थितियां बेहतर हो सकती हैं, अवेयर होते हुए भी, अवेयर नहीं होते हुए भी। तो जब आपकी देवयानी गो अहेड या ओके, नहीं मैं इसी से मतलब मिला जुला कुछ पूछना चाह रही थी कि पर आप क्या सोचते हैं कि कलाकार का समाज में क्या हो रहा है, उसमें मतलब उनको कुछ बोलना कभी आप सोचते हैं जरूरी है या नहीं है, या मतलब अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है थोड़ा जानकारी रखना मतलब एक आर्टिस्ट का आप फर्ज ही कह लीजिए, को लगता है कि है थोड़ा? हाँ, बिल्कुल फर्ज है कि उनको जानकारी होनी चाहिए और होती भी है, बिल्कुल होना चाहिए उनको जानकारी होना चाहिए। और वो अगर वो कहें, मेरा मानना है कि मेरा जो टूल्स है, मैं जो कहना चाहूंगा, मेरा मीडियम सिनेमा है, तो मुझे जो कहना है मैं सिनेमा के थ्रू कहूंगा। एक कवि जो है, जिसको वो कहना है, वो कविता लिख के कहेगा। एक पेंटर, और बगैर विचार के ना कोई कहानी होती है, ना कोई पोएट्री होती है, ना कोई पेंटिंग होता है, ना कोई डांस होता है जी। तो किसी भी आर्ट फॉर्म के बहुत डीप डाउन अंदर जाएंगे तो एक थॉट है, उसी थॉट के ऊपर हम क्रिएट करते हैं एक आर्ट, हो चाहे पेंटिंग हो, पोएट्री हो, डांस हो, वो स्कल्पचर हो, कुछ भी हो जी। हाँ, मैं पूछना ये चाह रही थी आपसे, जब आपने कहा ना गमछा डालकर पहुंच जाते थे, बुशर्ट पैंट, और ये जो एकदम से जो छवि मेरे मन में आई जब आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर की, तो उसमें जितने भी लोग थे सब गमछा पहने हुए थे। और मुझे कई बार ऐसा, इतने सालों की फिल्म देखने के बाद, स्पेशली कमर्शियल फिल्म्स जो आप कहते हैं या मेन स्ट्रीम कह लीजिए, उसमें जो अगर एक बॉलीवुड टाइप का जो एक्टर अगर गमछा पहनता है तो लगता है कॉस्ट्यूम पहना है कि अलग से, मतलब उसको, उसका अवेयरनेस है, वो नया कहीं से खादी भंडार से आया, अभी डाला हुआ है। और जबकि वो फिल्म जो थी, उसमें जितने भी लोग थे, जो जितने भी गमछा पहने थे, वो लगा कि वो पहले से अपनी जिंदगी में गमछा पहने हुए थे। तो उसमें आपको मैं ये पूछना चाह रही थी कि मुझे एक नेचुरल पन था। आप अनुराग से कैसे मिले उस फिल्म के लिए, क्योंकि ये आपकी न्यूटन से पहले की फिल्म थी, जिसमें पहले आपको सॉर्ट ऑफ नोटिस किया गया। बिल्कुल, मुझे याद है, श्लोक एक असिस्टेंट था अनुराग का, श्लोक शर्मा। तो श्लोक ओमकारा उसकी पहली फिल्म थी, एडी था। तो अब मैं भी ओमकारा में पहली बार आया था, तो श्लोक मेरी थोड़ी जान पहचान हो गई। जब पता चला वासेपुर कुछ बिहार बेस्ड कहानी अनुराग बना रहे हैं, तो मैं श्लोक को फोन किया कि यार मैं बिहार का हूँ, मेरे लिए कुछ रोल हो बताओ, ऑडिशन दे दूंगा। तो उसने बोला नहीं, अनुराग सर ने कास्टिंग कर ली है, कुछ ढंग के रोल बचे नहीं है सर आप के लायक। मैं बोला चलो ठीक है, अब क्या करेंगे। फिर मुकेश छाबड़ा का थोड़े दिन बाद, 1-2 महीने बाद कॉल आया कि यार एक रोल है, ऑडिशन करना है तेरा और अनुराग को दिखाना है, मुझे लगता है कि तू आ जा। मैं बोला यार मैं चलो आता हूँ। फिर गया, मैं ऑडिशन दिया मुकेश को 6-7 घंटे। तो अब मालूम नहीं था सुल्तान इतना इंपॉर्टेंट रोल होगा। और वो अनुराग देखे, मिले भी उस दिन, ऑडिशन के दिन मुझे मिले, बोले यार लेंस ट्राई करो, लेंस ग्रीन कुछ। फिर लेंस हम ट्राई किए लेकिन वो जमा नहीं। फिर लेंस निकाल के विदाउट लेंस हमने ऑडिशन किया और करके मैं चला गया डेली सोप करने अपना जैसलमेर। अगले दिन मैं चला गया डेली सोप में।
वहां जाके पता चला कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। सो मैं उसके पहले अनुराग को कभी नहीं मिला था, 1-2 बार पृथ्वी थिएटर पे देखा था। तो बस ऐसे ही हुआ और उसके बाद आके और बस फिल्म में चले गए शूटिंग करने। और वहां भी अनुराग बहुत ज्यादा डायरेक्ट नहीं करते थे, तो मुझे लगता था मैं यार ठीक कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, मैं पूछ भी दूं सर ठीक लग रहा है, बोला हाँ हाँ मैं गलत होगा तो मैं बोल दूंगा, आप बढ़िया कर रहे हो करो। तो बड़े ऑर्गेनिक डायरेक्टर हैं, एक्टर को बड़ी छूट देते हैं, वो बहुत छूट देते हैं। अगर उनको भरोसा हो जाए एक्टर पे तो कुछ नहीं बोलते हैं। और उनको कैप्चर करना मालूम है, वो भापते हैं। मुझे याद है कि जब वो लाइटिंग हो रही होती है तो चुपचाप कहीं बैठ के अब एक्टर को देखते रहेंगे कि कौन क्या प्रिपरेशन कर रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है। तो पंकज जी, आप सेट्स पे कितना इम्प्रोवाइज करते हैं? एक आपका वो स्त्री का डायलॉग आधार का, मैंने सुना है वो आप ही ने वो किया था, आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? और आपने क्यों चुना आधार का एक? वो इसलिए चुना मैम कि उन दिनों आधार लिंक करने का बड़ा चलन था, आधार बैंक से लिंक करो तो आधार, मतलब ऐसा लगता था जीवन जो है वो सब आधार है। यहाँ आधार आधार बड़ा इशू था, बड़ी लंबी लाइन लगती थी। मुझे याद है मैं मुंबई में नया नया था तो इधर चारकोप में आधार के लिए हम 1 महीना भटके थे। इस स्कूल में लाइन है, पता चला नहीं इस स्कूल में नहीं, आप तो के वार्ड फलाना वार्ड इतना उसमें है। तो मैं खुद आधार की लाइन में 3 बार मुंबई में घूमा था इधर से उधर। तो लगता था ना कि आधार, तो वो और मैसेज आने लगे बाद में कि आधार लिंक होगा, इससे लिंक होगा, उससे लिंक होगा। तो मेरे मन में आ गया, तो मैं वही आपने बोला ना कि मालूम था कि आधार का क्या हुआ चल रहा है, तो मैं अवेयर था, तो मैंने फिल्म में डाल दिया। भूत करना कैसे नाम जानती है सब, बोले सबका आधार लिंक है उसके पास। तो यही है। इन दिनों यस इम्प्रोवाइजेशन कर लेता हूं मैं, और मुझे मेरे डायरेक्टर छूट भी दे देते हैं इन दिनों, करने देते हैं कि ठीक है कर लो, कोई बात नहीं। अब जैसे आज ही में एक मीम्स बना है, देख रहा था, क्रिमिनल जस्टिस में एक शॉट है कि मैं लोग पहले हियरिंग के लिए सेशन कोर्ट जा रहा हूँ जल्दीबाजी में। तो वो शॉट रोहन सीपी रेडी कर रहे थे लगा के। अब मेरे दिमाग में ना, चूंकि मेरा किरदार है क्रिमिनल जस्टिस में बहुत ही लो कॉन्फिडेंस का बंदा, वो छोटे मोटे काम करता है, एफिडेविट चतुर चालाक है, लेकिन उसके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि जज के सामने आर्गुमेंट कर पाए, बहस कर पाए। तो वो ऐसे छोटा वकील है। तो मैं पासिंग में मैंने रोहन को बोला कि रोहन यार एक वकील यहाँ खड़ा कर दो, मैं आता हूँ, आके पकड़ूंगा उसको, बोलूंगा चल भाई तेरे मेरे साथ चल, पैसे दूंगा। तो वो खाली पूछ ले कि पर करना क्या है, तू पैसे देगा पर करना क्या है, मतलब पर चाहिए क्या। मैं बोला कॉन्फिडेंस, और इसको लेके चला जाऊंगा। रोहन ने बोला गुड है, एक जूनियर रेडी करो, जूनियर आर्टिस्ट, नाइस आइडिया। अब उस बंदे को कॉन्फिडेंस की जरूरत है, तो एक जूनियर वकील को पकड़ लेता है कि चल मैं पैसे दूंगा, बोलता पर चाहिए क्या, मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, और कुछ नहीं अपने बाजू में बिठाए हुए है उसको। तो क्योंकि मैं देखा हूं, मुझे एक दोस्त थे मेरे, दोस्त नहीं थे, जानता था एक आदमी को, तो उनको कहीं जाने के लिए उनको बहुत कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती थी, तो वो कॉन्फिडेंस के लिए बहुत कुछ करते थे। कई बार बोलते थे यार थोड़ा, मतलब क्या करूं मैं, एक काम करूं ना, एक पैक पी के जाता हूँ। बोले दिन में क्यों पी के जाओ, बोला थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। खैर, तो मैं करता हूं, और लेकिन मैं लिमिट अपने, मुझे पता है कि एक्टर का अधिकार जो है वो कितना है, और मेरे डायरेक्टर ने अगर मना कर दिया तो मैं हैप्पीली उस बात को बोलता हूं नहीं करूंगा, हटा दीजिए। क्योंकि मैं सिर्फ अपना रोल देखता हूँ, डायरेक्टर जो है वो पूरी फिल्म पूरी कहानी देखता है। सो मैं कई बार गलत हो सकता हूँ, तो यही है।